तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग बदले में एक जबरदस्त रोर मारता है जिसमें तीनों पावर्स शामिल थी, एंशिएंट ऑर्डर। और जैसे ही ये साउंड वेव व्हाइट टाइगर को हिट करती है, वो तुरंत कोलैप्स करने लगते हैं। हालांकि उन्होंने भी बदले में काउंटर रोर मारा था, लेकिन फिलहाल उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। दोनों की साउंड वेव्स आपस में टकरा रही थी और उस समय एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। वांगलिंग की तरफ से एक एंशिएंट हेड की झलक दिखाई दे रही थी और व्हाइट टाइगर की तरफ से एक विशाल टाइगर फॉर्म उभरता हुआ दिख रहा था। उनकी टक्कर इतनी खतरनाक थी कि आसपास की लैंड पूरी तरह कोलैप्स होने लगी। हर्ट ओल्ड मैन यानी व्हाइट टाइगर फिर से खून की उल्टी करते हैं और काफी दूर जाकर गिरते हैं। सीधे पहाड़ से टकराकर वो उसमें धंस जाते हैं। दूसरी तरफ वांगलिंग भी इंपैक्ट की वजह से थोड़ा पीछे जरूर जाता है, लेकिन उसकी कोल्डनेस अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और हैरानी की बात यह थी कि वांगलिंग के लिए ये अब तक की सबसे इंटेंस बैटल्स में से एक थी, लेकिन फिर भी वो अभी तक ली वैंग वू को यूज भी नहीं कर रहा था। अब चाहे कुछ भी हो, व्हाइट टाइगर आखिर था तो एंशिएंट कॉन्टिनेंट का योद्धा, और सबसे बड़ी बात, वो एंशिएंट इमॉर्टल कॉन्टिनेंट से आया हुआ था। इसलिए वो अपने अंदर के फेयर को दबाता है और तुरंत एक खतरनाक टेक्निक एक्टिवेट करता है, वेस्टर्न व्हाइट टाइगर दाव। अगले ही पल वो तेजी से आगे बढ़ता है, एक जटिल सील बनाता है और उस भयानक पावर को वांगलिंग की तरफ छोड़ देता है। अब एक एंडलेस व्हाइट लाइट सीधे वांगलिंग की तरफ चार्ज कर रही थी। वांगलिंग तुरंत महसूस कर लेता है कि ये सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये एक सील है जो उसे बाइंड करने की कोशिश कर रही है, उसे रोकने की कोशिश कर रही है। और जैसे जैसे समय बीत रहा था, उस सील की पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे आसमान में कई सारे रून्स प्रकट होने लगते हैं जो इस सील को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। तभी व्हाइट टाइगर जोर से चिल्लाता है, व्हाइट टाइगर स्पिरिट, इस इंसान की सोल निकाल लो और हम इसे हमेशा के लिए सप्रेस कर देंगे। असल में वो अपने ही स्पिरिट को आदेश दे रहा था। ये एक खतरनाक टेक्निक थी, 7 डाओ माउंटेन, जो कि इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट का एक बेहद शक्तिशाली स्पेल माना जाता था। अब वो व्हाइट टाइगर स्पिरिट अचानक प्रकट होता है और वो वांगलिंग के चारों तरफ पाइथन की तरह घूमने लगता है। धीरे धीरे वो ऊपर उठता है और अपना विशाल मुंह वांगलिंग के सिर के ऊपर खोल देता है ताकि वो उसे सीधे डिवावर कर सके। लेकिन तभी वांगलिंग के अंदर अचानक गुस्सा जाग जाता है। वो शांत आवाज में कहता है, स्पेल तो काफी अच्छा है, लेकिन आज तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। इसके बाद वांगलिंग धीरे से अपनी आंखें बंद करता है और जब वो उन्हें दोबारा खोलता है तो उसकी पूरी ऑरा बदल चुकी होती है। अब वो पहले जैसा कल्टीवेटर नहीं रहा, अब वो एक ग्रैंड स्कॉलर जैसा दिखाई दे रहा था। एक ऐसा ग्रैंड स्कॉलर जिसने इस दुनिया का ट्रूथ समझ लिया था, जिसने हेवेंस को समझ लिया था। उसे अब साफ दिखाई दे रहा था कि ये पूरी दुनिया असल में बस एक केव है। अब वांगलिंग धीरे से अपनी नजरें उठाता है और सीधे उस व्हाइट टाइगर स्पिरिट की तरफ देखता है। फिर वो शांत आवाज में कहता है, तुम मुझे डिवावर करना चाहते हो। और जैसे ही टाइगर स्पिरिट की नजरें वांगलिंग की आंखों से मिलती हैं, अगले ही पल उसकी हालत ही खराब हो जाती है। मतलब उस समय टाइगर स्पिरिट के माइंड में अजीब अजीब विजन्स आने लगते हैं, मानो वो अपने ही रीइंकार्नेशंस देख रहा हो। उसे अपने एंसेस्टर्स दिखाई देने लगते हैं, जहां व्हाइट टाइगर्स हेवेंस को वर्शिप कर रहे थे इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर। असल में जो ये फियर था वो उसके सोल के अंदर से आ रहा था, मानो वांगलिंग खुद हेवन हो और टाइगर स्पिरिट के एंसेस्टर्स उसकी वर्शिप कर रहे हों। अब टाइगर स्पिरिट धीरे धीरे वांगलिंग की बॉडी से हटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर यानी ओल्ड मैन जो देख रहे थे, उस पर उन्हें बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी अचानक एक वॉर्टेक्स खुलता है और उसके अंदर से एज़्योर ड्रैगन बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो प्रकट होते हैं, एक जोरदार ड्रैगन रोर करते हैं, फिर बिजली जैसी स्पीड से वांगलिंग की तरफ चार्ज करते हैं और अपनी इंडेक्स फिंगर वांगलिंग के सिर की तरफ सीधे किलिंग इंटेंट के साथ प्रेस करते हैं। उनके पीछे एक विशाल एज़्योर ड्रैगन शैडो भी बना हुआ था जो उनके साथ साथ आगे बढ़ रहा था, और पलक झपकते ही वो वांगलिंग की रेंज में आ चुके थे, बस 3 फीट की दूरी पर। लेकिन उसी समय दूसरे स्टैचू से एक और ओल्ड मैन बाहर निकलते हैं। ये थे जायंट ब्लैक टॉर्टॉइज। इनकी स्पीड भी लगभग एज़्योर ड्रैगन जितनी ही थी और दूसरी तरफ से वो एक जबरदस्त पंच अटैक मारते हैं। इसे आप एक तरह का स्नीक अटैक भी कह सकते हो, अचानक प्रकट होकर वांगलिंग पर हमला करना। असल में ये चारों जनरल्स बहुत लंबे समय से एक साथ लड़ते आए थे, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन बेहद खतरनाक था। अब जैसे ही ये दोनों अटैक करते हैं, उसी समय व्हाइट टाइगर भी आगे बढ़ते हैं। हालांकि उनका शैडो गायब हो चुका था, लेकिन उनके हाथ में अभी भी एक तेज ब्लेड था और वो भी एक घातक स्लैश अटैक वांगलिंग पर छोड़ देते हैं। अब तक बस वर्मिलियन बर्ड ही प्रकट नहीं हुए थे। शायद उन्हें भरोसा था कि इन तीनों का कंबाइंड अटैक ही वांगलिंग को खत्म करने के लिए काफी होगा, लेकिन वांगलिंग को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो हल्का सा स्माइल करता है और सबसे पहले अपनी उंगली एज़्योर ड्रैगन की तरफ कर देता है। उसी समय उसके पीछे जो एंशिएंट हेड था, माना वो उसकी फिंगर के साथ फ्यूज हो जाता है और वांगलिंग धीरे से कहता है, एंशिएंट इमॉर्टल फिंगर।
अब भाई, ये वही फिंगर टेक्निक थी जो 7 कलर्ड सेलेस्टियल सॉवरेन की सील तक को तोड़ सकती थी। तो फिर एक पहले से इंजर्ड एज़्योर ड्रैगन इसका सामना कैसे कर पाता? जैसे ही दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं, एज़्योर ड्रैगन तुरंत ब्लड वॉमिट करने लगते हैं। उनके आसपास जो एज़्योर ड्रैगन ऑरा था वो पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है। किसी तरह वो खुद को स्टेबल रख पाते हैं। हालांकि वैंगलिंग भी थोड़ा सा सफ़र करता है, क्योंकि इस समय बस उसकी फिंगर ही इमॉर्टल थी, लेकिन उस टक्कर का इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त था कि उसकी इनर बॉडी तक हिल जाती है और अब उसका किलिंग इंटेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी समय उसकी जो सेलेस्टियल ब्लड लाइन थी वो बाहर आने लगती है। वो चमकता हुआ गोल्डन ब्लड, उसका प्रेशर ही चारों जनरल्स को हिला देने के लिए काफ़ी था, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं बल्कि बेहद प्योर सेलेस्टियल ब्लड लाइन थी। सबसे करीब ब्लैक जनरल टॉर्टोइस था, इसलिए गोल्डन वेव का पहला इम्पैक्ट उसी पर पड़ता है। वो दर्द से चीखने लगता है और वैंगलिंग के खून की सिर्फ एक बूंद उसके हाथ को पियर्स करते हुए आर पार निकल जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है, सेलेस्टियल ब्लड लाइन। तुम्हारे पास इतनी प्योर सेलेस्टियल ब्लड लाइन है, ये तो मॉर्टल सेलेस्टियल बॉडी है। इस समय वैंगलिंग का सिर्फ एक फिंगर अटैक एज़्योर ड्रैगन को पीछे फेंक चुका था और उसके खून की सिर्फ एक बूंद ब्लैक टॉर्टोइस को घायल करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन अभी भी एक तीसरा अटैक बाकी था, व्हाइट जनरल का। अब वैंगलिंग इस ब्लेड अटैक को काउंटर करने के लिए एक बेहद खतरनाक कॉम्बो टेक्निक बनाता है। सबसे पहले एक हाथ से फायर पाम अटैक, दूसरे हाथ से थंडर अटैक, फिर तीसरा पाम प्रिंट बनता है कर्मा प्रिंट, फिर चौथा जिसमें ब्लैक और व्हाइट गैसेस मिलती हैं, लाइफ एंड डेथ सील, फिर पांचवा ट्रू एंड फॉल्स सेंस, और आखिर में वो स्लॉटर सेंस को भी एक्टिवेट कर देता है। इन सब को मिलाकर वो 6th पाम प्रिंट अटैक तैयार करता है और जैसे ही ये शक्ति टकराती है, व्हाइट जनरल के हाथ में जो ब्लेड था वो उसी पल कोलैप्स हो जाता है। और तभी वो 6th पाम प्रिंट अटैक सीधे उनके चेस्ट से टकराता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि व्हाइट टाइगर दर्द से चीखने लगते हैं। फिलहाल एज़्योर ड्रैगन और ब्लैक टॉर्टोइस पीछे से आकर उनके हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। तभी व्हाइट टाइगर गुस्से में चिल्लाते हैं, मेरा जो हीलिंग सील लगा हुआ है इसे तोड़ दो, ताकि मैं पहले इसे मार दूं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसी समय एज़्योर ड्रैगन और ब्लैक टॉर्टोइस भी उन्हें पीछे की तरफ धक्का देकर फेंक देते हैं। गुस्से में व्हाइट टाइगर अपनी पूरी ऑरा रिलीज करने लगते हैं। उनकी थर्ड आई पर एक चमकता हुआ गोल्डन रून दिखाई देने लगता है। वो फिर से चिल्लाते हैं, मेरी मदद करो, पहले इस हीलिंग सील को तोड़ दूं, उसके बाद इसे बताऊंगा। ये मुझे मारेगा, ये तो बस एक लोअर रेल्म का एंट है। दूसरी तरफ वांगलिंग भी इंजर्ड था, लेकिन उसका गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ रहा था। तभी वांगलिंग निकालता है एंशिएंट बो, लीवांग बो, और जैसे ही वो इसे बाहर निकालता है, जो व्हाइट टाइगर अभी तक चिल्ला रहे थे, अचानक उनके अंदर एक अलग ही फियर पैदा हो जाता है। एज़्योर ड्रैगन तुरंत बोल उठते हैं, लीवांग बो। ब्लैक टॉर्टोइस भी अब सच में डर चुके थे, लेकिन तभी एक और आवाज सुनाई देती है। एक लाल कपड़ों में आदमी अचानक प्रकट होता है और वो शांत आवाज में कहता है, फेलो सेलेस्टियल वांगलिंग, गुस्सा मत हो, कम से कम मुझे तो थोड़ा फेस दे दो, चलो पहले बात कर लेते हैं। फिलहाल वो वांगलिंग को ग्रीट करता है। असल में वांगलिंग भी इनके साथ कोई लाइफ एंड डेथ बैटल करना नहीं चाहता था। जब उसने इनकी ऑरा फील की थी तो वो असल में इनके साथ एक डील करने आया था, लेकिन फिलहाल ये लोग अपने ही प्राइड और एरोगेंस में थे, तो वांगलिंग क्या ही कर सकता था। इसलिए वो लीवांग बो को वापस डिसअपियर कर देता है। हालांकि जब चाहे वो उसे फिर से समन कर सकता था। अब जो आदमी सामने खड़ा था वो था वर्मिलियन बर्ड, और हैरानी की बात ये थी कि वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था जैसे फॉलिन लैंड वाला वर्मिलियन बर्ड। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे फेलो सेलेस्टियल मत बुलाओ, मैं तो बस जूनियर वैंगलिंग ही हूँ। फिर वो फर्स्ट जनरेशन वर्मिलियन बर्ड को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। इसके बाद वैंगलिंग सीधे पूछता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, फॉलन लैंड वाला फर्स्ट वर्मिलियन बर्ड और आप दोनों का रिलेशन क्या है? तब वो समझाते हैं, जो फॉलन लैंड में है वो मेरी ओरिजिनल बॉडी है। जब उस समय वॉर चल रही थी तो मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ बैटल कर रहा था, बाकी लोगों ने अपने अवतार्स भेजे थे, और जो अभी तुम यहाँ देख रहे हो वो मेरा अवतार है। फिर वो हल्की हंसी के साथ कहते हैं, बहुत लंबा समय गुजर गया है, तो तुम ऐसा कह सकते हो कि ना वो पूरी तरह ओरिजिनल बॉडी है, ना मैं सिर्फ अवतार हूँ। असल में हम दोनों एक ही इंसान हैं, लेकिन हमारे थॉट प्रोसेस अलग हो चुके हैं। मेरी ओरिजिनल बॉडी पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं बस उससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहा है। फिर वो थोड़ा गंभीर होकर कहते हैं, वो बहुत थक चुका है, वो बस घर लौटना चाहता है, लेकिन मैं सेलेस्टियल सॉवरेन को ढूंढना चाहता हूँ। और तुमने शायद सुना भी होगा, फर्स्ट जनरेशन वर्मिलियन बर्ड ने भी कहा था कि अगर चाहो तो मेरे साथ उस जगह चल सकते हो जहाँ से मैं आया हूँ। इतने में व्हाइट टाइगर थोड़ा डरते हुए पूछते हैं, तुम्हारे पास ली वैंग बो कैसे है?
वैंगलिंग शांत आवाज में जवाब देता है, ये मेरा प्राइवेट मैटर है, मैं ये नहीं बता सकता। ये सुनकर व्हाइट टाइगर भी शांत हो जाते हैं। फिर वैंगलिंग कहता है, ठीक है, फॉलन लैंड वाली बात भूल जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों से एक डील करने आया हूँ। फिर वो आगे कहता है, एंशिएंट सेलेस्टियल रेल्म, या फिर आप इसे 7 कलर्ड सेलेस्टियल सॉवरेन की केव भी कह सकते हैं। इस जगह 7 दाओ सेक्ट के इंजर्ड डिसाइपल्स मौजूद हैं। यहाँ के लोग उन्हें सेलेस्टियल्स कहते हैं। फिर वैंगलिंग सीधे पूछता है, आपको क्या लगता है, अगर मैं अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करूं तो क्या मैं उन सबको मार सकता हूं? वैंगलिंग ये बात बिल्कुल शांति से कहता है, हाँ कर सकता हूँ। अगर वैंगलिंग के पास ली वैंग बो नहीं होता तो शायद कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। तभी एज़्योर ड्रैगन धीरे से कहते हैं, इसके पास ऐसा ब्लड कैसे है कि ये इस बाव को यूज़ कर पा रहा है? ली वैंग बो को यूज़ करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेलेस्टियल ऑरा कंज्यूम हो जाती है। तब वैंगलिंग शांत आवाज़ में कहता है, मुझे सिर्फ 3 एरोज चाहिए इस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर वो आगे कहता है, मुझे ये भी पता है कि आपके पीछे और भी स्टैचूज़ हैं और उनके नीचे एक बड़ा टेम्पल है जो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी है। और वैंगलिंग धीरे से जोड़ता है, लेकिन शायद किसी ने उसे सील कर दिया है ताकि यहाँ से कोई बाहर जा ही ना पाए। और शायद वही जगह एंशिएंट सेलेस्टियल रियम की सबसे पावरफुल लोकेशन भी है। और आप लोगों को पता है, अब मैं उसे इस ली वांग बो की मदद से खोल भी सकता हूँ, क्योंकि जब वांगलिंग यहाँ आया था तब उसने उस टेम्पल की ऑरा भी फील कर ली थी। तभी ब्लैक टॉर्टाइस पूछता है, तो तुम्हें डील क्या करनी है? वांगलिंग शांत आवाज में बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये जगह एक केव है या रियल्म, मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ। इनर रियल्म और आउटर रियल्म के बीच वॉर चल रही है और हमारा इनर रियल्म अभी कमजोर है। मेरे पास ली वांग बो है, लेकिन फिर भी मैं सभी कल्टिवेटर्स को नहीं मार पाऊंगा। और आप लोग एंशिएंट सेलेस्टियल्स हो, तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आउटर रियल्म के खिलाफ बैटल करो और इस वॉर को हमेशा के लिए खत्म कर दो। तब वर्मिलियन बर्ड जवाब देते हैं, देखो, आउटर रियल्म में भी एंशिएंट सेलेस्टियल रियम के कुछ लोग हैं जो 7 डाओ सेक्ट के मेंबर्स हैं और वो सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्क्यूबाइंस को फॉलो करते हैं और वो लोग उतने इंजर्ड भी नहीं हैं। फिर वो समझाते हैं, तुम्हें पता है एंशिएंट सेलेस्टियल रियम 2 हिस्सों में स्प्लिट हो चुका है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच कनेक्शन मौजूद है। अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो लोग वॉर को और इंटेंस कर देंगे और इससे ये पूरी केव डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। लेकिन वांगलिंग तुरंत बोलता है, टेंशन मत लो, वो लोग आउटर रियल्म के एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी एज़्योर ड्रैगन कहते हैं, कुछ समय पहले की बात है, इनर रियल्म से किसी ने हमें हेल्प के लिए बुलाया था क्योंकि उसका आउटर रियल्म के साथ बैटल चल रहा था। तब मैंने उसे एक ट्रेजर भी भेजा था जो रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन में इंटीग्रेट हो सकता था। और फिर वो बताते हैं, और वो ट्रेजर किसी और ने नहीं, डाओइस्ट वाटर ने मांगा था। फिर वो कहते हैं, इस बात को करीब 90 साल हो चुके हैं। इसके बाद वो आगे कहते हैं, हमें अभी लगभग 9 साल और लगेंगे ताकि हमारी इंजरीज पूरी तरह रिकवर हो जाए। असल में इनका प्लान भी कुछ ऐसा ही था। अगर वांगलिंग ये डील लेकर नहीं भी आता तो भी 3 साल बाद ये लोग आउटर रियल्म के अपने सेक्ट मेंबर्स से बैटल करते। उसके बाद वो सेलेस्टियल सॉवरेन को ढूंढते, या यूं कहो 7 डाओ सेक्ट के लीडर को। और अगर वो मिल जाता और उनका कल्टिवेशन रिकवर हो जाता तो फिर ये लोग इस केव में मौजूद सभी लोगों को हेवनली डाओ एक्टिवेट करके डिस्ट्रॉय कर सकते थे और सब कुछ फिर से नॉर्मल कर सकते थे। अब वो वांगलिंग से डील करते हैं 3 साल। वांगलिंग कुछ देर सोचता है और फिर मान जाता है, ठीक है, 3 साल में संभाल लूंगा। लेकिन उसके माइंड में एक अलग ही प्लान भी चल रहा था। तभी वर्मिलियन बर्ड पूछते हैं, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? वांगलिंग जवाब देता है, मुझे बस इतना चाहिए, जब आप लोग यहाँ से जाओ तो इनर रियल्म का कोई इंसान यहाँ मरना नहीं चाहिए। फिर वो अपनी दूसरी कंडीशन बताता है, जब आप लोग 7 कलर्ड सेलेस्टियल सॉवरेन को ढूंढ लो तो यहाँ के लोगों को फ्रीडम मिल जानी चाहिए, कोई भी किसी के कंट्रोल में ना रहे, ताकि वो असली स्काई देख सके। फिर वांगलिंग अपनी आखिरी रिक्वेस्ट बताता है, मैं इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट जाऊंगा और वहाँ मुझे जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो आप लोग प्रोवाइड करोगे। इतना कहकर वांगलिंग अपनी जेब से एक विलो लीफ निकालता है और कहता है, अगर आप लोग इस डील को मानते हो तो इस पर ओथ लो। इसे डाओ ओथ कहते हैं, डाओ की शपथ। अगर ओथ तोड़ी तो आपकी डेथ निश्चित है। और फिर वो ठंडे स्वर में जोड़ता है, वैसे भी अगर आप नहीं मानोगे तो मैं ली वांगबो से पूरे एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब चारों जनरल सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि तीसरी और चौथी कंडीशंस काफी डिफिकल्ट थीं। तब वांगलिंग कहता है, ठीक है, सोच लो, मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम देता हूँ। फिर वो थोड़ा दूर जाकर अपनी इंजरीज रिकवर करने लगता है। असल में वांगलिंग के अपने कैलकुलेशंस भी थे। वो ये भी जानना चाहता था कि ये एंशिएंट सॉवरेन्स और 7 कलर डाओइस्ट के बीच असल रिलेशन क्या है, क्योंकि किंग शी के समय भी उसका जिक्र आया था। और फिर ओल्ड घोस्ट चान भी था। और हर जगह इनर रियल्म और आउटर रियल्म की वॉर क्यों होती है? एक ग्रुप था जो लॉर्ड ऑफ द सील रियल्म के साथ इनर रियल्म में रहता था और दूसरा ग्रुप इंपीरियल कॉन्क्यूबाइंस का था जो सॉवरेन को सपोर्ट करता था। जैसे 7 कलर डाओइस्ट आउटर रियल्म का हेड था और ओल्ड घोस्ट चान इनर रियल्म का। शायद वो दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर रहे थे।
शायद वो हेवनली डाओ को ढूंढ रहे थे। एक दिन बाद चारों जनरल्स डाओ ओथ्स ले लेते हैं और वांगलिंग उस रिफ्ट से बाहर निकल जाता है जहां से वो डिवाइन ट्रिब्यूट के जरिए अंदर आया था। जैसे ही वो बाहर निकलता है स्पेस फिर से क्लोज हो जाता है, मानो वो जगह कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। असल में वांगलिंग ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था कि इनर रियल्म और आउटर रियल्म असल में सिर्फ एक केव का हिस्सा है, क्योंकि शायद कोई उस पर बिलीव ही नहीं करता और शायद लोग उसे पागल समझ लेते। बाहर डिवाइन रेट्रिब्यूशन तो काफी पहले गायब हो चुकी थी, लेकिन सीटू अभी भी वांगलिंग का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो वांगलिंग को देखता है वो बेहद खुश हो जाता है, लेकिन वांगलिंग अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि पिछला लॉर्ड ऑफ द सील रियल्म इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट से आया था और वो इनर रियल में सेलेस्टियल सॉवरेन के प्लान को पूरा करने आया था। इसलिए वांगलिंग को लॉर्ड ऑफ द सील रियल्म का टाइटल ज्यादा पसंद नहीं था। वो सबको बताना चाहता था तुम सब लोग असल में एक केव के अंदर हो, लेकिन वो ये बात कह नहीं पाता। उस समय वांगलिंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही था जैसा डाओइस्ट कैटर स्पिरिटा था जब वो 7 बिलियन वर्ल्ड से बाहर निकले थे। उन्हें लगा था कि उन्होंने अपने लोगों को फ्रीडम दिला दी है। वांगलिंग के साइलेंस और कंफ्यूजन को सितुनान नोटिस कर लेते हैं। वांगलिंग उनके पास आता है और पूछता है, सितु क्या तुम्हारे पास वाइन है? सितु हंसते हुए बोलते हैं, चलो साथ में पीते हैं। दोनों प्लैनेट सुजाकू के पहाड़ पर पहुंचते हैं जहां उन्हें डिस्टर्ब करने कोई नहीं आता। तब वांगलिंग पूछता है, सितु लोग जीते क्यों हैं? सितु जवाब देते हैं, ताकि वो सांस ले सकें। फिर सितुनान पूछते हैं, वैसे वो स्पेस होल क्या था, वो रिफ्ट क्या था? वांगलिंग पुरानी बातों को याद करता है, पहले मैं कल्टीवेशन नहीं करना चाहता था क्योंकि हर जगह लाइफ एंड डेथ क्राइसिस थी, लेकिन अब मैं बहुत लोगों को मार चुका हूँ। फिर वो धीरे से कहता है, और मैंने तुमसे पहले भी पूछा था लोग कल्टीवेशन क्यों करते हैं, मुझे आज भी नहीं पता। फिर वो सितु की तरफ देखता है, सितु तुम ही मुझे कल्टीवेशन की दुनिया में लाए थे, इतनी लंबी लाइफ का क्या फायदा? फिर वो याद करता है, तुम कहते थे कि हमें इमोशंस को कट करना होगा तभी हम कल्टीवेशन कर पाएंगे। तब सितुनान मुस्कुराते हुए कहते हैं, कनेक्शंस कभी कट नहीं किए जा सकते। मैं उस समय ऐसा इसीलिए कहता था क्योंकि जब इंसान छोटा होता है तो वो अपने कनेक्शंस नहीं छोड़ सकता और बड़ा होने पर भी नहीं। फीलिंग्स कभी भुलाई नहीं जा सकती। मैं सिर्फ चाहता था कि तुम कल्टीवेशन पर फोकस कर सको, इसीलिए ऐसा कहा था। फिर वो आगे कहते हैं, हम कल्टीवेशन करते हैं ताकि पीक तक पहुंच सकें। लेकिन वांगलिंग शांत स्वर में कहता है, अगर मैं पीक पर भी पहुंच जाऊं तो उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि जब मैंने अपना रिवेंज ले लिया था टैक फैमिली से मिलने के बाद, फिर जब मैं डैनियो से मिला, उसके पेरेंट्स से मिला और उन्हें मरते हुए देखा, पूरी फैमिली को ख़त्म होते देखा, तब मैं बहुत कंफ्यूज था। और जब वैनर मर गई तब मुझे फिर से कल्टीवेशन शुरू करनी पड़ी क्योंकि मुझे उसे रिवाइव करना था। और इसी तरह करते करते मैं लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म बन गया। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये सब कभी चाहिए ही नहीं था और आज भी नहीं चाहिए। वांगलिंग फिर से वाइन पीता है। सितुनान चुपचाप उसे देख रहे थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि वांगलिंग अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड है। सितुनान धीरे से कहते हैं, अगर अब तुम मुझे बताना ही नहीं चाहते तो मैं क्या ही पूछूं? तब वांगलिंग बोलता है, एंशिएंट सेलेस्टियल रेल्म, वही जगह जहां वो स्पेस होल था। ये सुनते ही सितुनान चौंक जाते हैं। वो तुरंत खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हैं, मानो उस जगह को फिर से देख पाने की कोशिश कर रहे हों। फिर वो कहते हैं, तो वो जगह वही थी जहाँ तुम गए थे, एंशिएंट सेलेस्टियल रेल्म। फिर वो पूछते हैं, क्या तुमने वहाँ रियल सेलेस्टियल्स को देखा? वांगलिंग शांत स्वर में कहता है, हाँ, और मैंने उनमें से एक को मार भी दिया। सितुनान पहले तो शॉक हो जाते हैं, फिर हल्का सा स्माइल करते हैं। फिर क्या हुआ? और फिर कहते हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी के हिसाब से तुम बस मारने नहीं गए होगे, तुमने उसकी मेमोरीज भी सर्च की होंगी, है ना? वांगलिंग एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन देता है, फिर एक और घूंट वाइन पीता है। हाँ, मैंने उसकी मेमोरीज देखी और मुझे इनर रेल्म और आउटर रेल्म के बारे में भी पता चल गया। फिर वांगलिंग धीरे से कहता है, सितु अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इनर रेल्म और आउटर रेल्म असल में फेक हैं, सिर्फ एक इल्यूजन, तो क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगे? एक तरह से हम सब एक केव के अंदर पैदा हुए हैं, क्या तुम बिलीव करोगे? फिर वो आगे कहता है, जिस डाओ को हम कल्टीवेट कर रहे हैं उसे किसी और ने डिज़ाइन किया है और जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वो असल में एक एंशिएंट सेलेस्टियल सॉवरेन की वर्ल्ड है, या यूं कहो एक रेल्म जैसे उसने खोला था ताकि वो अपने कियोस फ्लेम्स कलेक्ट कर सके। क्या तुम इस पर बिलीव करोगे? सितुनान पूरी तरह स्टंड रह जाते हैं। वो भी एक घूंट वाइन लेते हैं और कहते हैं, तुम क्या बोल रहे हो? वांगलिंग हल्की सी स्माइल देता है, लेकिन ये एक अलग तरह की स्माइल थी। फिर वो कहता है, यही सब मैंने उस सेलेस्टियल की मेमोरीज में देखा और तुम लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म के बारे में जानते ही हो। पिछले वाले को भी तुमने सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्क्यूबाइंस को भी देखा है और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं 7 कलर्ड डाओस्ट से मिला था। वो लोग इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट से आते हैं जो इनर और आउटर रेल्म से 10,000 गुना बड़ा है या उससे भी ज्यादा। और जिस केव में हम हैं वो 7 डाओस्ट के सेक्ट मास्टर की वर्ल्ड है, जिसे हम 7 कलर्ड सेलेस्टियल सॉवरेन भी कहते हैं। फिर वांगलिंग पूछता है, क्या तुम इन सब बातों पर बिलीव करोगे? वो आगे बताता है, हम यहाँ इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि 7 कलर्ड डाओस्ट ने हेवनली डाओ के थ्रू यहाँ लाइफ क्रिएट की। अगर वो हेवनली डाओ यूज नहीं कर पाता तो यहाँ लाइफ होती ही नहीं। और उसी ने डिवाइन रेट्रिब्यूशन भी बनाया ताकि जो भी उसकी विल के खिलाफ जाए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए।
फिर वांगलिंग हल्की हंसी के साथ कहता है, बस इस बार उल्टा हो गया। डिवाइन रेट्रीब्यूशन मुझे मार नहीं पाया, बल्कि मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और मैंने अपना फेट भी निकाल लिया। अब मुझे इस वर्ल्ड का सीक्रेट भी पता चल गया है। सिटू नान कुछ देर तक कुछ नहीं बोलते, वो साफ तौर पर स्ट्रगल कर रहे थे। अगर ये बात कोई और कहता तो शायद वो बिलीव नहीं करते, लेकिन ये बात वांगलिंग कह रहा था और उनके बीच का रिलेशन अलग था। फिर सिटू नान पूछते हैं, तो फिर इनर और आउटर रेल्म की वॉर क्यों चल रही है? अब उनके अंदर भी एक फियर पैदा हो रहा था, मानो उन्हें समझ आने लगा हो कि शायद हम सब सिर्फ पीसेस हैं और कोई ऊपर बैठकर गेम खेल रहा है। वांगलिंग कहता है, मैं भी पूरी तरह क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। 9 साल बाद इस वॉर के थ्रू मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वांगलिंग कहता है, मेरी कल्टीवेशन के 3 स्टेजेस थे। पहला स्टेज दूसरों की मदद करना, दूसरा स्टेज मैं कंफ्यूज था, इरिटेटेड था और बस एक मॉडल लाइफ जीना चाहता था। मैं सिर्फ वैनर को रिवाइव करना चाहता था। उस समय मैं कल्टीवेशन से थक चुका था, लेकिन अब वो डाउट खत्म हो चुका है। मैं कल्टीवेट करना चाहता हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि इस फेक वर्ल्ड से बाहर निकल सकूँ। मैं इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट जाना चाहता हूँ। फिर वो हल्का सा मुस्कुराता है, कौन जाने वहाँ के लोगों के 3 सिर और 6 हाथ हों, मैं खुद देखना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों के बीच काफी सीरियस कॉन्वर्सेशन होती है। वांगलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बाकी चीजों के बारे में बात करता है। वो कहता है, मैं उस सेलेस्टियल सॉवरेन को मार दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे 3 साल तक इस एरिया को गार्ड करना होगा। फिर वांगलिंग आसमान में प्रकट होता है और अपने स्टैचू को देखता है। उस स्टैचू के हाथ में एक एक्स थी, एक जिम्मेदारी जो अब उसे पूरी करनी थी। 3 साल तक इनर रियल्म को प्रोटेक्ट करना। उसकी डिटर्मिनेशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी डाओइस्ट स्कैटर स्पिरिट की थी जब वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। फिर वांगलिंग जोर से कहता है, फेलो कल्टिवेटर्स, क्या तुम लोग मुझे फॉलो करोगे ऑल हेवन तक, ताकि हम आउटर रियल्म के कल्टिवेटर्स से बैटल कर सकें? चारों तरफ से आवाज आती है, हाँ। वांगलिंग कहता है, तो मेरे साथ चलो, हम इस रियल्म की रिवर्स और माउंटेन्स पर फिर से अपना अधिकार करेंगे। वांगलिंग को फॉलो करने वालों में सबसे आगे सीटू नान, मास्टर साउथ क्लाउड और बाकी कल्टिवेटर्स थे। उसे पता था रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। उसे लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म का टाइटल नहीं चाहिए था, लेकिन वो जिम्मेदारी से पीछे भी नहीं भाग सकता था। अब वांगलिंग तेजी से आगे बढ़ता है। रास्ते में एक आदमी उसे देखता है, लेकिन देखते ही ऐसा लगता है मानो वो बेहोश होने वाला हो, और पलक झपकते ही वहां मौजूद सभी 10,122 लोग मारे जाते हैं। वो सब आउटर रियल्म के कल्टिवेटर्स थे। जैसे जैसे वांगलिंग आगे बढ़ता है, जो भी रास्ते में मिलता वो खत्म हो जाता। अब वांगलिंग ब्रिलियंट वॉइड में था और ऑल हेवन की तरफ बढ़ रहा था। जो भी लोग छिपे हुए थे वो उन्हें भी खत्म करता जा रहा था। इसी समय ब्रिलियंट वॉइड से 2 आउटर रियल्म कल्टिवेटर्स भाग रहे थे। ये ट्विन कल्टिवेटर्स थे। आउटर हेवन में इनका नाम काफी फेमस था। हालांकि उनका पावर लेवल 2nd हेवन स्प्लाइट तक ही था, लेकिन साथ मिलकर वो 3rd हेवन स्प्लाइट को भी हरा सकते थे। लेकिन अभी वो कुत्तों की तरह भाग रहे थे, सिर्फ उस प्रेशर को फील करके। तभी उनके सामने एक वाइट फिगर प्रकट होती है। दिखने में उसकी स्पीड ज्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन बिजली की तरह वो उनके सामने पहुंच जाता है। हर कदम पर वो कई मील दूर प्रकट हो रहा था। अब दोनों समझ जाते हैं भागना इम्पॉसिबल है, तो वो दोनों वांगलिंग पर चार्ज कर देते हैं। वांगलिंग उन्हें देखता है और शांत स्वर में कहता है, तुम दोनों भाइयों का लव काफी स्ट्रांग है, लेकिन तुमने इनर रियल्म के कल्टिवेटर्स को मारा है तो तुम्हारी डेथ तय है। और अगले ही पल वो दोनों भी खत्म हो जाते हैं। अब ब्रिलियंट वॉइड में कोई नहीं बचा था। इसके बाद वांगलिंग समन रिवर पहुंच जाता है, जहां ब्रिलियंट वॉइड और समन रिवर कनेक्टेड थे। वहां पहुंचकर वो फील करता है कि ये जगह काफी शांत है। तो फिलहाल यहीं इस स्टोरी को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।